दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जहां एक तरफ हिंदू राष्ट्र के पैरोकारों के लिए सबसे बड़ी आदर्श स्थली बना और दशक भर पहले का हिंदू राष्ट्र जहां लोकतंत्र के खात्मे की सार्वजनिक गवाही देता हुआ दिख रहा है, जी हां, मैं नेपाल की बात कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ भारत में संवैधानिक तानाशाही की कथित प्रक्रिया के दौर में भी लोकतंत्र फलता फूलता नजर आ रहा है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ और 152 वोटों से सत्ता पक्ष के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज की है। एनडीए के वोटों से कहीं ज्यादा वोट उन्हें मिले, लेकिन बड़ी बात यह है कि विपक्षी उम्मीदवार ने 15 वोट रद्द होने के बावजूद 300 का आंकड़ा छूने में कामयाबी हासिल की है। जहां लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सदस्यों की संख्या 234 थी पिछले चुनाव के आंकड़े पर नजर डालें तो, वहीं राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 77 थी। कुल मिलाकर 311 वोट विपक्ष के पास साफ साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन 311 वोटों में 15 वोट यदि रद्द हो जाए और 15 वोटों के रद्द होने की स्थिति में जो आंकड़ा 296 पर आना चाहिए वो 300 तक जाता हुआ दिखा है। एनडीए का आंकड़ा जो 436 के आसपास दिख रहा था वो भी 16 की संख्या पार करता हुआ दिखा है। तो क्या उसमें कुछ लोगों ने, जो न्यूट्रल कहे जाने वाले दल थे या जिनके दल ने चुनाव में भाग लेने का फैसला नहीं किया था, उन दलों के कुछ सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से वोटिंग की? सवाल दरअसल वो नहीं है। सवाल यह है कि जब विपक्ष ने 300 का आंकड़ा बड़ी आसानी से छू लिया और पिछला उपराष्ट्रपति का चुनाव जिसमें अब इस्तीफा दे चुके पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीत दर्ज की थी, तो आंकड़ा तकरीबन 250 के आसपास जो था, जीत और हार का अंतर 250 के आसपास था, वो 150 के आसपास जो सिमटा है, उसके बाद नवंबर के बाद दिल्ली की सत्ता कैसे चलेगी और नवंबर में वैकल्पिक सरकार की जो भूमिका है उसका पहला लिटमस टेस्ट क्या विपक्ष ने पास कर लिया है? अगर आप गोदी मीडिया के चैनलों को देखेंगे तो गोदी मीडिया के चैनल आपको यही दिखाएंगे कि एनडीए ने बड़ी भारी जीत दर्ज की, लेकिन दरअसल ये एक तरह का फ्लोर टेस्ट हो रहा था। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, जहां विपक्ष अपनी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहा था, वही सत्ता पक्ष अपनी एकजुटता को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। और ये बिल्कुल वैसा ही था। अगर हम आज से 26 साल पहले के घटनाक्रम पर नजर डालें तो एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। और जो अलग तस्वीर 26 साल पहले की दिखाई देती है वो अटल बिहारी वाजपेयी के फ्लोर टेस्ट की होती है। सत्ता एक वोट से गिरती है 17 अप्रैल 99 को, लेकिन उसके तकरीबन 1.5 महीने पहले एक फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति आती है लोकसभा के अंदर, जब सत्ता पक्ष को अपना बहुमत साबित करना होता है, एनडीए को बहुमत साबित करना होता है, और वो वक्त होता है बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर लोकसभा की मुहर लगने का। लोकसभा मुहर लगाती है, जीत अंततः लोकसभा में सरकार की होती है, लेकिन भले ही राज्यसभा में जीत नहीं मिली, राज्यसभा में जाने के पहले ही राष्ट्रपति शासन को विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन उस सत्ता पर, उस फ्लोर टेस्ट में, एक तरह से उस शक्ति परीक्षण में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार पास तो हो गई थी, लेकिन पास होने के बावजूद यह तय हो चला था कि इस सत्ता के अब चंद दिन बचे हुए हैं। आज कमोबेश वैसा ही दिखाई दिया है, क्योंकि सत्ता लोकसभा में बनती और बिगड़ती है, राज्यसभा में बनती और बिगड़ती नहीं है। सत्ता का अंक गणित, सरकार को टिकने और सरकार के जाने का राजनीतिक वारंट लिखे जाने की जो भूमिका है, वो भूमिका लोकसभा के सांसदों के द्वारा तय की जाती है। और जब वो भूमिका लोकसभा के सांसदों के द्वारा तय की जाती है तो जो खबरें आ रही है वो साफ इशारा करती हैं कि बी सुदर्शन रेड्डी जो विपक्ष के उम्मीदवार थे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्हें लोकसभा के सांसदों के जो एनडीए के अंदरूनी सूत्र निजी बातचीत में कह रहे हैं कि 240 से ऊपर सांसदों ने उनका समर्थन किया है। अब 240 से ऊपर लोकसभा वाले यदि 15 वोट रद्द होने के बावजूद इंडिया के दावे के मुताबिक अगर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं तो सत्ता बहुत दूर नहीं है। सत्ता सिर्फ 30 सीटों की दूरी पर है, और जो 30 सीटों की दूरी पिछले 14-15 महीनों से बरकरार है, उसको पाटने की दिशा में बिहार चुनाव का इंतजार आखिर किसे है? बिहार चुनाव का इंतजार इंडिया गठबंधन को ही नहीं है, ममता बनर्जी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ही नहीं है, बल्कि चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे और नीतीश कुमार को भी है।
नीतीश कुमार की राजनीति बहुत कुछ तय करेगी कि नरेंद्र मोदी की सत्ता रहेगी या जाएगी। एनडीए का मौजूदा फॉर्मेट टिका हुआ रहेगा या जाएगा। महाराष्ट्र की राजनीति के समीकरण और एकनाथ शिंदे की भूमिका पहले से तय है कि जब नीतीश कुमार और नायडू अपनी भूमिका को तय करेंगे तो एकनाथ शिंदे के सांसद शिंदे के कंट्रोल में भी आएंगे या वाकई उद्धव ठाकरे के पास वापस चले जाएंगे। इन सब परिस्थितियों के लिए बिहार का चुनाव एक कड़ा इम्तिहान होने जा रहा है। कड़ा इम्तिहान इस मायने में कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को मिला करके एक बार फिर 122 का बहुमत का आंकड़ा बिहार विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियों में आ जाएगा। और उस आंकड़े के लिए मौजूदा दौर में नीतीश कुमार एनडीए के साथ यदि टिके हुए दिखाई दे रहे हैं तो इसका एकमात्र मकसद साफ नजर आता है। बड़ी दिली तमन्ना थी नीतीश कुमार की कि एक सेकुलर सरकार का पूरे 5 साल नेतृत्व करें, सेकुलर गठबंधन के मुखिया के तौर पर नेतृत्व करें। लेकिन वो तमन्ना न तो 15 के नतीजों ने तय की, न ही 22 के अंक गणित ने तय की। कारण दोनों जगह वही था। 2015 में नीतीश कुमार के 71 विधायक थे तो राजद के 80 विधायक थे। 2022 के विपक्ष परिवर्तन के खेल में नीतीश कुमार के पास 45 विधायक थे तो राष्ट्रीय जनता दल के पास 80 विधायक थे। यानी दोनों बाद राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी थी और गठबंधन में अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी पार्टियां चाहे वो राजद हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो या जेडीयू ही क्यों ना हो, बड़ी पार्टियां यदि सहयोगी की भूमिका में है तो अपना बिग ब्रदर एटीट्यूड कभी छोड़ नहीं पाती। तो उस एटीट्यूड की वजह से नीतीश कुमार ने अपने अलायंस को स्विच कर वापस एनडीए की तरफ रुख करने का फैसला लिया। और इस बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक किस्मत को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा बिखर गया और 240 पर आकर नीतीश नायडू की बैसाखी पर मोदी की सरकार टिक गई। आज बिहार की राजनीति को जानने वाले एक एक व्यक्ति को यह बात पता है कि नीतीश कुमार की दिली तमन्ना यही है कि जनता दल यूनाइटेड 70 पार करे और राष्ट्रीय जनता दल उनसे छोटी पार्टी रहे। क्या बिहार की जनता इस मंशा पर मुहर लगा देगी? और यदि वाकई बिहार की जनता ने इस मंशा पर मुहर लगा दी तो तय मानिए कि नीतीश कुमार अपने ऊपर सांप्रदायिक पार्टी का साथ देने का टैग लगाने के लिए तैयार नहीं बैठे होंगे। भला कौन नहीं चाहेगा कि एक स्मूथ गवर्नेंस जिसमें बिग ब्रदर की भूमिका में जो पार्टी सत्ता का नेतृत्व कर रही है वो रहे और 5 साल की सरकार चलाने की गारंटी मिले, तो उस परिस्थिति में भला नीतीश कुमार क्यों रहेंगे? सबकी निगाहें इसी पर टिकी है कि जनता दल यूनाइटेड राजद से बड़ी पार्टी के रूप में क्या सामने आ पाती है। और यदि सामने आ पाती है तो दर्जन भर सांसद नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। लोकसभा वालों की बात कर रहा हूं, राज्यसभा से सरकारें बनती बिगड़ती नहीं है। और जब नीतीश कुमार साथ जाएंगे तो भला चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन के साथ टिके रहेंगे? सभी जानते हैं कि अनिल अंबानी पर ईडी की रेड क्यों हुई। सभी जानते हैं कि वो अनिल अंबानी जो वाइब्रेंट गुजरात से लेकर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पहला नारा लगाने वालों में से थे, 2009-10 से वो ऐसे नारे उछाल रहे थे, वो अनिल अंबानी अचानक सरकार की जांच एजेंसियों के रडार पर क्यों आ गए? इसलिए आ गए क्योंकि मोदी के साथ जो उनकी दोस्ती थी उससे कहीं पुरानी दोस्ती चंद्रबाबू नायडू के साथ थी। और जब नायडू के साथ उनकी दोस्ती है और दूसरी तरफ बड़े अंबानी की भूमिका कहीं ना कहीं ट्रंप के साथ देखी जा रही है, और जब ट्रंप के साथ बड़े अंबानी की भूमिका को कथित तौर पर देखा जा रहा हो तो उस परिस्थितियों में कौन सांसद किसके साथ जाएगा और किस तरह की परिस्थितियों में महाराष्ट्र के राजनीतिक दल अलग तरह की भूमिका का निर्वाह करते हुए दिखेंगे, इस बात को तय करने में कॉरपोरेट और सियासत के घालमेल की जो भूमिका हमेशा से रही है, स्वाभाविक है कि वहां सत्ता के गोदी सेठ नहीं बल्कि कहीं ना कहीं गोदी सेठ के प्रतिद्वंदी के रूप में पहले से मौजूद कॉरपोरेट अपनी भूमिका को निभाने के लिए तैयार बैठा है। ट्रंप टैरिफ से चंद्रबाबू नायडू के राज्य के जलीय किसान एक्वा फार्मर परेशान है। पूरे देश की अर्थव्यवस्था की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डूब रही है। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो इस देश का आम आदमी 80 करोड़ से ऊपर की जमात 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के सहारे अमृत भारत जैसी जनरल बोगियों वाली ट्रेन में लदाकर उन राज्यों की तरफ पलायन को मजबूर है जिन राज्यों की तरफ पलायन कहीं ना कहीं इस देश के अंदर की डेमोग्राफी को, रीजनल इम्बैलेंस को, यानी क्षेत्रीय असंतुलन और क्षेत्रीय विषमता को सार्वजनिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रही है।
उस हालात में अमरावती को खड़ी करने के लिए बैठे हुए चंद्रबाबू नायडू पटना से मंडल की सियासत को कमंडल के ऊपर लाने की कामयाब कोशिश को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने की बिसात रचने वाले नीतीश कुमार अखिलेश यादव के पीडीए को और ज्यादा मजबूती देने की कवायद में लगे राहुल गांधी और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जिस प्रकार से ममता बनर्जी के गृह राज्य में चुनाव है और ममता बनर्जी के गृह राज्य का चुनाव 2021 का कौन भूल सकता है, जहां ममता बनर्जी की पार्टी को तो 3/4 बहुमत मिला लेकिन खुद ममता बनर्जी चुनाव हार गई। टीएमसी के लोगों का कहना था कि हरा दिया गया शुभेंदु अधिकारी के सामने, लेकिन क्या उस तरह की परिस्थितियों के लिए टीएमसी मौजूदा दौर में दिल्ली की सत्ता को चलने देना चाहेगी? स्वाभाविक है, सॉल्यूशन बिहार के पास है। सॉल्यूशन जब बिहार के पास है, समाधान बिहार के पास है, बिहार की प्रतीक्षा चंद्रबाबू नायडू को है। जगन मोहन रेड्डी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के टच में हैं और जगन मोहन रेड्डी जब सरेआम समर्थन कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की बजाय एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन का और रेड्डी समुदाय की राजनीति करने के बावजूद सुदर्शन रेड्डी का समर्थन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सियासत के मायने समझे जा सकते हैं कि जांच एजेंसियों के साए में चल रहा लोकतंत्र कहीं ना कहीं अपनी भूमिका का निर्वाह तो कर ही रहा है, लेकिन यह भूमिका कब तक? 24 के नतीजों ने सत्ता की अकड़ तोड़ दी। जांच एजेंसियों की भूमिका उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया, लेकिन यह धीमी रफ्तार क्या पूरी तरह से कुंद हो पाएगी? और इसे कुंद होने के लिए बिहार चुनाव के पहले की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने का कार्यक्रम जब स्थगित हो गया हो, सत्ता पक्ष बहुत बड़ा क्रॉस वोटिंग कराने में कामयाब नहीं रहा हो और विपक्ष अपनी टूट को बचाने में कामयाब दिखाई दे रहा हो, तो उस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक ट्रेलर के तौर पर दिखाई देता है। एक ऐसा ट्रेलर जिसकी एक झलक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में दिखी थी, जब राजीव प्रताप रूडी ने आलाकमान समर्थित उम्मीदवार संजीव बालियान को हरा दिया था। भाजपा के अंदर से क्रॉस वोटिंग तो वहां भी हुई थी, क्रॉस वोटिंग जैसी परिस्थितियां वहां भी बनी थी जब आलाकमान के इशारे को दरकिनार करते हुए भाजपा के कई सांसदों और पूर्व सांसदों ने इंडिया अलायंस के सांसदों के साथ मिलकर राजीव प्रताप रूडी का समर्थन किया था। अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से क्षेत्रीय छत्रपों के उभार की संभावना दिख रही है। वसुंधरा राजे की सक्रियता बढ़ने की संभावना सभी एज्यूम कर रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे अब उस तरह से चुप बैठने की स्थिति में नहीं है, येदियुरप्पा चुप बैठने की स्थिति में नहीं है। योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी रहस्यमय चुप्पी की तरह दिखाई दे रही है और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह की जो भूमिका है, उस भूमिका में अब नरेंद्र मोदी के सामने सत्ता में हिस्सेदारी या हिस्सेदारी की भूमिका से आगे बढ़ने की जो जद्दोजहद है, वो जद्दोजहद किसी नई भूमिका का निर्वाह तो नहीं करा रही है। कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के बीच एक उम्मीद तो सीपी राधाकृष्णन से भी है। पूरे देश के लोग ये मान रहे हैं कि जिस प्रकार से बतौर राज्यपाल झारखंड में उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया, संभवतः उसी तरह से दिल्ली में अपने कर्तव्यों का निर्वाह बतौर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन करते हुए नजर आएंगे। वरना उस महाराष्ट्र के गवर्नर की कुर्सी से वो आ रहे हैं जिस महाराष्ट्र के गवर्नर की कुर्सी पर उनके पूर्ववर्ती भगत सिंह कोश्यारी के काम या कारनामा जो भी आप समझे, उनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनानी पड़ गई थी। लेकिन अब संविधान पीठ के ऊपर, संविधान के दूसरे सर्वोच्च पद पर, संविधान के द्वारा तय किए गए दूसरे सर्वोच्च पद पर जब सीपी राधाकृष्णन पहुंच रहे हैं, तो अपेक्षाएं उनसे बढ़ी हुई है। अपेक्षाएं राधाकृष्णन से कहीं ज्यादा उनके नाम के साथ जुड़े हुए राधाकृष्णन शब्द की वजह से ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस देश के दूसरे राष्ट्रपति और पहले उपराष्ट्रपति के नाम में जो राधाकृष्णन था, उसने जो एक पैरामीटर सेट किया, उस पैरामीटर के साथ जब तुलनात्मक अध्ययन की स्थिति इस देश के लोगों की बनेगी, तो कई सारे सवाल और कई सारे जवाब और एक नैतिक दबाव का अनुभव सीधा सीधा सीपी राधाकृष्णन के कार्यकाल पर दिखाई देगा। वो कार्यकाल एक ऐसा कार्यकाल जिसमें सत्ता और विपक्ष अपनी भूमिका को बदलने के लिए बेताब दिख रहे हैं। विपक्ष सत्ता के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। वोट चोरी जैसे मुद्दे जनता के बीच घर करते जा रहे हैं और इन सब के बीच सत्ता संदेह उत्पन्न कर रही है
ये हालात इस देश के अंदर बनते जा रहे हैं। नेपाल में सत्ता संदेह उत्पन्न कर रही थी। सोशल मीडिया बैन ने नेपाल में एक ऐसी क्रांति को जन्म दे दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन उस क्रांति के बाद जिस प्रकार की भ्रांति फैलने की उम्मीद जताई जा रही है, वो भ्रांति कम से कम भारत के लोकतंत्र में नहीं फैल सकती। इस बात को लेकर हम सभी मुतमईन हैं, क्योंकि अंततः दिल्ली में चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो देखा गया है, कहीं ना कहीं उसने लोकतांत्रिक रवैये का ही सार्वजनिक प्रदर्शन दिखा है। और उस लोकतांत्रिक रवैये को देखने की जो रवायत हिंदुस्तान के आम लोगों में है, भारत की सरजमी जिस प्रकार से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की, सबसे बड़ी जमहूरियत की गवाही पिछले 70-75 सालों से देती रही है, उस गवाही के बीच संवैधानिक तानाशाही का आरोप यदि विपक्ष लगाता रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके समाधान की दिशा में इस उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने, अंक गणित ने काफी कुछ दिखा दिया है। और जो दिखा है उससे दिल्ली के माथे पर बल पड़ने स्वाभाविक है। गुजरात लॉबी की भूमिका को कहीं ना कहीं से पुनर्परिभाषित करने की जरूरत अब बढ़ती जा रही है। कितनी बड़ी है, थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें आपको सबको सब कुछ पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।